हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कंस्ट्रक्शन पार्ट को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड या एनोड पर दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज़ पॉसिबिलिटी रखते हैं प्रोडक्ट बनाने की, तो उस कंडीशन में कैथोड पर कौन सी स्पीस प्रोडक्ट बनाएगी और एनोड पर कौन सा स्पीस प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और हमने ये जाना था कि अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसलिए कैथोड पर वही स्पीसीज़ प्रोडक्ट बनाएगा जिसका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल कैसा हो, ज़्यादा हो। जिसका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कहाँ बनाएगा, कैथोड पर प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरीके से हमने ये जाना था कि जो एनोड की बात करते हैं तो एनोड पर वही प्रोडक्ट बनाएगा जिस स्पीसीज़ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, क्योंकि जो एनोड है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उसी की पॉसिबल हो पाएगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो, लो हो। ठीक है, तो एनोड के केस में जिस स्पीसीज़ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, हम उस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन वहाँ पर हो पाता है। और स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और मैंने कहा था इस सीरीज़ को आप याद कर लें। ठीक है, तो ये साइड में मैंने कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक बना रखी है। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से हम यहाँ पर देखें कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगर हम एक्वस Na2SO4 की बात करते हैं तो एक्वस Na2SO4 के केस में तीन स्पीसीज पूरे इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट इज Na+, सेकेंड इज SO4-2 एंड थर्ड इज वाटर। हम जानते हैं जो वाटर है, वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर दो स्पीसीज़ हैं जो प्रोडक्ट बना सकता है। फर्स्ट इज Na+ एंड सेकेंड इज H2O। अब हम इसे इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज़ में देखते हैं कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वाटर के केस में या फिर Na+ के केस में। क्योंकि वाटर के दो केसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का और कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे वाटर का रिडक्शन फॉर्म। ठीक है, चलिए अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखते हैं तो Na+ इज प्रेजेंटेड फोर्थ पोजीशन इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज़ में। ठीक है, तो Na+ की पोजीशन कौन सी है, फोर्थ। अगर हम H2O रिडक्शन फॉर्म की बात करते हैं तो H2O रिडक्शन फॉर्म का जो पोजीशन है कौन सा पोजीशन पर है, सेवेंथ पोजीशन पर। ठीक है, तो वाटर सेवेंथ पोजीशन पर है और Na+ फोर्थ पोजीशन पे, तो किसका ज़्यादा हुआ, H2O का ज़्यादा हुआ ना। ठीक है, तो कैथोड पर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो H2O प्रोडक्ट बनाएगा एंड क्या होगा, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 + 2H-, यानी कि पता लग गया जो एक्वस Na2SO4 के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा कैथोड वो कौन सा बनेगा, H2 गैस। कौन सा बनेगा, H2 गैस। चलिए अब हम एनोड पर चेक करते हैं। तो अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन कौन स्पीसीज बना सकते हैं। फर्स्ट इज SO4-2 एंड सेकेंड इज H2O इन ऑक्सीडाइज फॉर्म। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि SO4-2 कौन से पोजीशन पर है और H2O कौन से पोजीशन पर है, ऑक्सीडाइज फॉर्म वाला। ठीक है, तो H2O ऑक्सीडाइज फॉर्म का है वो 21 नंबर पर। ठीक है, तो H2O प्रेजेंट है 21 नंबर पर। और अगर हम बात करते हैं SO4-2 की तो SO4-2 प्रेजेंट है 23rd पोजीशन पर। ठीक है, तो किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम होगा, तो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल कम होगा वाटर के इसमें। तो यहाँ पर वाटर क्या करेगा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। सो द प्रोडक्ट इज 2H2O gives O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक्वस Na2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में O2 क्या बनाएगा, एनोड प्रोडक्ट बना, O2 जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एनोड में मिलेगा और जो H2 प्रोडक्ट मिलेगा वो कैथोड पर मिलेगा। चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं और इस केस में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड को भी चेंज कर देते हैं साथ ही साथ। ठीक है, प्लैटिनम इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम कोई एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्वस AgNO3 इन Ag इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम एक्वस AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे Ag इलेक्ट्रोड के केस में। तो अब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे Ag+ तो प्रेजेंट होगा ही,
ठीक है, जो प्रोडक्ट बना सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरा H2O, क्योंकि एक्वस फॉर्म है तो H2O में भी फॉर्म प्रोडक्ट एट कैथोड। ऑल्सो इन दिस केस Ag इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ठीक है, अब Ag इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं तो Ag इज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, सो Ag मे बी फॉर्म प्रोडक्ट एट कैथोड। ठीक है, तो Ag प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक्वस AgNO3 इन Ag इलेक्ट्रोड के केस में बात करें तो कैथोड पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट इज Ag+, सेकंड इज H2O एंड थर्ड इज Ag। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कैथोड पर कौन प्रोडक्ट बना सकता है। अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो Ag+ एंड Ag सेम ही चीज़ है। तो Ag+ का जो पोजीशन है वो कौन सा है, 19 पोजीशन, यानी ये भी 19 पर है, ये भी 19 पर है। और अगर हम H2O ऑक्सीडेशन फॉर्म की बात, सॉरी कैथोड की बात कर रहे हैं तो H2O अगर रिडक्शन फॉर्म की बात करते हैं तो कौन सा पोजीशन है, 7th पोजीशन पर है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, Ag का ज़्यादा है। ठीक है, तो Ag विल फॉर्म प्रोडक्ट एट कैथोड। ओके, सो द रिएक्शन इज Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो जो हमें कैथोड प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला, Ag मिला। चलिए अब एनोड की बात करते हैं। तो एनोड पर किसकी पॉसिबिलिटी है, एनोड पर पॉसिबिलिटी किसकी है, NO3-। ठीक है, सेकंड H2O एंड थर्ड इज Ag। क्योंकि हम Ag इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो Ag भी एनोड पर प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम चेक करते हैं NO3-, H2O और Ag में किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। चलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी पोजीशन को देखते हैं। अगर NO3- की बात करते हैं तो NO3- इज एट 20th पोजीशन। ठीक है, अगर H2O ऑक्सीडेशन के फॉर्म की बात करते हैं, H2O ऑक्सीडेशन फॉर्म इज एट 21st पोजीशन एंड Ag की बात करते हैं तो इट इज़ एट 19th पोजीशन। ठीक है, तो 19th पोजीशन पर Ag है, H2O 21st पोजीशन पर है, NO3- 20th पोजीशन पर है। तो किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, Ag का। ठीक है, तो Ag विल फॉर्म प्रोडक्ट एट एनोड। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो हमें Ag ही हमें कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा, और Ag हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा। अब डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, H+SO4-2 साथ में H2O, क्योंकि हम एक्वस फॉर्म लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, H+ एंड H2O, H+ एंड H2O। तो फर्स्ट इज H+, सेकंड इज H2O। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में H+ और H2O के पोजीशन को देखें तो कौन कौन से पोजीशन पर पॉसिबल है, H+ और H2O। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में H+ किस पोजीशन पर है और H2O किस पोजीशन पर है। ठीक है, अगर हम H+ की बात करते हैं तो H+ इज एट 15th पोजीशन, H+ कहाँ पर है, 15th पोजीशन पर है। और अगर हम बात करते हैं H2O इन ऑक्सीडेशन फॉर्म, रिडक्शन फॉर्म, इट इज़ एट 7th पोजीशन। ठीक है, तो H+ 15th पोजीशन पर है और जो H2O है वो 7th पोजीशन पर है। ठीक है, तो किसका पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। H+ 7th पोजीशन पर, और सॉरी H+ 15th पोजीशन पर है और H+ 15th पोजीशन पर, ये H2O 7th पोजीशन पर है। तो किसका ज़्यादा है, H+ का ज़्यादा है, तो H+ में फॉर्म प्रोडक्ट एट एनोड। ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर जो H+ है वो प्रोडक्ट बनाएगा और H+ H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा हमें, H2 मिलेगा। इस तरीके से अगर एनोड की बात करते हैं तो एनोड पर कौन बना सकता है, SO4-2 एंड H2O। अगर हम SO4-2 और H2O के हम चेक करें तो H2O का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम होता है। ठीक है, तो H2O यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा एनोड पर और इट विल गिव O2 एट एनोड। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो तो कैथोड पर H2 गैस मिलेगा, एनोड पर O2 गैस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। अगर हम H2SO4 का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेके चलें, ठीक है, यानी अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 की बात करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है,
एक कंसेंट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं, कैथोड पर H+H2 में प्रोडक्ट बनाएगा, और हमें मालूम है जो H+ है उस H+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो H+ विल फॉर्म प्रोडक्ट एट कैथोड, ठीक है। सो द प्रोडक्ट एट कैथोड इज H2 गैस, ठीक है। बट इन केस ऑफ एनोड there are two possibilities to form product. First is SO4-2 and second is H2O, ठीक है। तो अब इन दोनों में किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है? अगर हम SO4- और H2O की बात करें तो H2O का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, लेकिन इस केस में H2O प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इस केस में SO4-2 प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। भाई SO4-2 देता है H2O6-2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। भाई थियोरेटिकली ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि H2O का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर तो H2 गैस मिल रहा था, लेकिन एनोड पर O2 गैस नहीं मिल रहा था। एनोड पर क्या मिल रहा था हमें? H2O6-2 मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि अगर H2O का केस होगा तो H2O क्या प्रोड्यूस करेगा? O2 गैस प्रोड्यूस करेगा, और O2 का प्रोडक्शन बहुत ही हार्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पर H2O प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड पार्ट की, तो यहाँ पर SO4-2 का अमाउंट ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो जो हाई कंसनट्रेशन है SO4-2 की वजह से, ठीक है, SO4-2 का हाई कंसनट्रेशन की वजह से जो SO4-2 है वो एनोड पर प्रोडक्ट बनाता है, और SO4-2 H2O6-2 प्रोडक्ट देता है कैथोड पर, ठीक। चलिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बाद अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमने अभी क्या क्या देखा कि जो कैथोड या एनोड है उस कैथोड या एनोड पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या देखेंगे कि जो कैथोड या एनोड पे जो प्रोडक्ट मिल रहा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो हमें कितना मिलेगा। चलिए, अब वो उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कुछ दो लॉ हैं जो फैराडे ने दिए थे, हम दो लॉ को हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ को समझने से पहले हमें एक नोट पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है कितना होता है? 96500 कूलम, ठीक है। यानी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम, ठीक है। 96500 कूलम होता है। चलिए इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि 96500 कूलम कैसे आए। जैसे कि अगर हमें मालूम है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.6 × 10⁻19 × 6.02 × 10⁻23। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 96500 कूलम, ठीक है। यानी कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम, और यही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं 1 फैराडे, ठीक है। इसी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं हम 1 फैराडे, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे एंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम। So in 1 फैराडे 96500 कूलम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो 1 फैराडे में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं? 96500 कूलम प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बात आप ध्यान रखें, इसका हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम फैराडे लॉ को देखते हैं और फैराडे फर्स्ट लॉ को समझते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कैथोड या एनोड पर, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जो भी करंट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जितने टाइम तक हम पास कर रहे हैं उस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी जो मास हमें प्रोडक्ट का मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, तो वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जो करंट हम पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और उस टाइम के जितने टाइम तक हम पास कर रहे हैं,
ठीक है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इन दोनों के टर्म से कह सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, ठीक है। एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, Q मीन्स चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, करंट टू टाइम, ठीक है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, इसे कहते हैं हम Z, यहाँ पर यूज करते हैं W इज इक्वल टू ZQ। Z एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू ZIT। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब Z की वैल्यू क्या होगी, हम Z की वैल्यू को देखते हैं कि Z की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिए Z की वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले समझ जाते हैं Z है क्या यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम Q की वैल्यू 1 पुट कर दें, अगर इफ Q इज इक्वल टू 1 गुलाम, ठीक है। अगर हम Q की वैल्यू 1 गुलाम पुट कर दें तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू Z, ठीक है। क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू Z, यानी कि Z क्या है, Z वो मास है जब हम सेल में कितना 1 गुलाम चार्ज पास करते हैं, ठीक है। तो 1 कूलाम चार्ज पास करने पर जितना मास हमें कैथोड या एनोड पे मिलेगा वही क्या होगा, Z होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो चलिए इस Z की वैल्यू को हम देखते हैं कि Z की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है। चलिए हम वैल्यू ऑफ Z निकालते हैं, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वैल्यू ऑफ Z के लिए। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 1 मोल ऑफ Al3 Al के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो Al3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Al के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये अगर हम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल ऑफ Al मिल रहा है, ठीक है। अगर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ Al मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो मालूम है जो Al का मॉलिक्यूलर मास होता है वो एटॉमिक मास होता है, कितना होता है, 26 ग्राम होता है, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 26 ग्राम ऑफ Al, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना मिलेगा, 26/3 ग्राम Al, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे मालूम है जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 96500 कूलाम, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो 96500 कूलाम चार्ज जो है वो 26/3 ग्राम Al के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम 1 कूलाम ऑफ चार्ज की बात करें तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज कितना मास देगा इसका, 26/3 इंटू 96500 कूलाम, ठीक है। और यही क्या होता है, अगर 1 कूलाम चार्ज पास करे तो वो क्या होता है, Z होता है। तो Z की वैल्यू क्या हो गई, तो Z इज इक्वल टू जो 26 है वो क्या है, मोलर मास है Al का, तो ये क्या हो गया, मास हो गया कैपिटल M। और जो 3 है वो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो रहे हैं, तो क्या हो गया, डिवाइड बाई N इंटू 96500। यानी जो Z का फॉर्मूला बना हुआ, Z का फॉर्मूला क्या बन गया कि Z इज इक्वल टू M बाई N इंटू F। F मीन्स फैराडे, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 96500 कूलाम। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन अ रिएक्शन, M इज मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड एट एनी इलेक्ट्रोड, ओके। चलिए तो अब हम Z की वैल्यू पुट करते हैं, M इज इक्वल टू NF, और हम ये देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। अब W की वैल्यू अगर इस Z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू M बाई NF, W इज इक्वल टू M बाई NF इंटू IT, ठीक है। और अगर अब M बाई N की बात करते हैं, M यानी मोलर मास डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन अ रिएक्शन, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं हम, वैलेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो M बाई N क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, तो यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट कर सकते हैं, M बाई N की जगह E पुट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू EIT बाई 96500। तो इस पर बेस्ड ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करना होगा, इस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल हमें करने होंगे। तो W इज इक्वल टू EIT बाई 96500 कूलाम, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इसे आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ फैराडे लॉ ये कहता है अगर दो इलेक्ट्रोटिक सेल हैं और इन दोनों को दो डिफरेंट इलेक्ट्रोटिक सेल है और इन दोनों को हम सीरीज वाइज में कनेक्ट कर दें, हम क्या करें, सीरीज वाइज कनेक्ट कर दें। तो सीरीज वाइज कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या जब सीरीज वाइज कनेक्ट करते हैं तो सीरीज वाइज कनेक्ट करने का मतलब क्या होगा, जो करंट है और जो टाइम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही
जो इलेक्ट्रोटिक सेल है सीरीज वाइज करंट कर देगा, जो तो जितना करंट इसे मिलेगा उतना ही करंट किसे मिलेगा, इसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट और टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने कहा जब कोई दो डिफरेंट इलेक्ट्रोटिक सेल हैं उसको अगर हम सीरीज वाइज कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में जो कैथोड या एनोड पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, मान लिया कैथोड पर W1 मिलता है, एनोड पर W2 मिलता है, तो कैथोड या एनोड पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो रेशियो होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, यानी W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, वेयर W1 इज mass of product which is obtained at anode and W2 is mass of product which is obtained at cathode। ठीक है, and D1E2 is equivalent weight of respective element, respective product। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो है इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को हमको अच्छे से याद करना होगा, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, थैंक यू।